हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का रे क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो जैसा कि बच्चों हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में ओम्स लॉ पढ़ा था। क्या पढ़ा था? ओम्स लॉ पढ़ा था। अब हम लोग आगे चलते हैं और अब एक चीज़ हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं, इलेक्ट्रिकल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। कैसे हम लोग इलेक्ट्रिकली वेरीफाई करेंगे? इलेक्ट्रिकल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को हम लोग इलेक्ट्रिकली वेरीफाइड कैसे करेंगे? तो देखो, इसके लिए क्या होता है, एक सर्किट बनती है। क्या बनती है? एक सर्किट बनती है। आपको वो सर्किट याद रखनी है। प्रैक्टिकल भी आपको इस पे बेस्ड करना होता है लैब में। तो मैं आपको सर्किट बनाना सिखाता हूँ। क्या बनाना सिखाता हूँ? सर्किट बनाना सिखाता हूँ। सर्किट देखिएगा और इसी से हमारा वेरीफाई होगा ओम्स लॉ। तो देखो, सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्या होता है, जैसे सबसे पहले हम लोग सेल से स्टार्ट करेंगे, बैटरी से। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये हमारी हो गई बैटरी। अब इसके दो टर्मिनल्स, एक टर्मिनल ये निकाल दिया, एक टर्मिनल ये निकाला, और यहीं पे हमने क्या किया, यहीं पे हमने रिहोस्टेट जोड़ दिया। ये किसका सिंबल था? रिहोस्टेट का था। मैंने आपको बताया था ये रिहोस्टेट का सिंबल है। इसको RH से डिनोट करते हैं, रिहोस्टेट। ठीक है। फिर क्या हुआ, ये वायर आया नीचे। अब हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस वायर जोड़ दिया। एक क्या जोड़ दिया? रेजिस्टेंस वायर जोड़ दिया। और इसका टर्मिनल ले लिया। ये हमारा A था, ये हमारा B था। एक रेजिस्टेंस वायर हमने यहाँ पे जोड़ दिया। अब हमने क्या किया, आगे गए। अब यहाँ से क्या हुआ कि यहाँ पे हमने बीच में एक की जोड़ दिया, की। अब यहाँ से सर्किट को ओपन करना होगा तो की निकाल लेंगे, सर्किट क्लोज करना होगा तो की डाल देंगे। और इस सर्किट का करंट मेजर करने के लिए हमने यहाँ पे एक एम्पियर जोड़ दिया सर्किट के साथ सीरीज में। सर्किट के साथ सीरीज में हमने क्या जोड़ दिया? एम्पियर जोड़ दिया। और ये हमारा प्लस था, तो इस प्लस से एमीटर का प्लस जुड़ेगा, ये माइनस और ये माइनस। ठीक। अब क्या होता है, यहाँ पे वोल्टमीटर हमें जोड़ना है। तो वोल्टमीटर हम लोग क्या करते हैं, जो ये दो टर्मिनल रेजिस्टेंस के थे, हमें इसी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। तो हमने क्या किया, यहीं पे पैरेलल में एक वोल्टमीटर हमने कनेक्ट कर दिया। एक हमने वोल्टमीटर कनेक्ट कर दिया। अब करंट कैसी होगी, ऐसी करंट आएगी और इधर से करंट चली जाएगी। ठीक। जैसे ही यहाँ पे की हम लगाएंगे, हमने की जैसे ही लगाया तो अब यहाँ पे इसमें से करंट फ्लो होने लगी। अब हमने क्या किया, अब हम इस रेजिस्टेंस को वेरी करते हैं। इसके वेरिएबल रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस को वेरी करते हैं। डिफरेंट करंट के लिए डिफरेंट पोटेंशियल मेजर करते हैं। तो हम क्या करेंगे, I और V के लिए डिफरेंट I के लिए डिफरेंट V फाइंड करेंगे। डिफरेंट I के लिए हम जैसे जैसे रेजिस्टेंस को वेरी करेंगे, करंट वेरी होगी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग करंट के लिए, जैसे 1 एम्पियर के लिए मान लिया 2 वोल्ट रहा, आपने 2 एम्पियर करंट दी तो 4 वोल्ट हो गया, 3 एम्पियर करंट दी तो 6 वोल्ट हो गया, 4 एम्पियर करंट दी तो 8 वोल्ट हो गया, 5 एम्पियर करंट दी तो 10 वोल्ट हो गया। ठीक। अब हम देखना चाहते हैं कि भाई ये ओम्स लॉ को फॉलो करता है कि नहीं करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम I और V के बीच में ग्राफ खींचेंगे। क्या खींचेंगे भाई? ग्राफ खींचेंगे। हमने रीडिंग ले ली, अब हमने I और V के बीच में ग्राफ खींचना है। I दिया इधर, इधर हमने V दे दिया। I और V ले लिया। अब करंट क्या लेनी है, 1 2 3 4 5, 2 4 6 8 10 वोल्ट। अब चलो, 1 एम्पियर पे 2 वोल्ट, 2 एम्पियर पे 4 वोल्ट, 3 एम्पियर पे 6 वोल्ट,
4 एम्पियर पे 8 वोल्ट, 5 एम्पियर पे 10 वोल्ट, और हमने क्या किया, इसको मिला दिया, इसको मिला दिया। तो देखा कि ये क्या बन रहा है कि स्ट्रेट लाइन बन रही है। अब हमने क्या किया, अब हमने कोई भी एक ट्रायंगल बना दिया। हमने मान लो यहाँ से यहाँ तक एक ट्रायंगल बना दिया। अब हमें इसका स्लोप निकाल लें तो वहीं हमारा रेजिस्टेंस हो जाता है। तो अब देखो यहाँ पे ये 4 था, ये 2 था, तो इसका मतलब ये तो 2 एम्पियर हो गया। ये देखो यहाँ पे ये 4 है, ये 8 है, इसका मतलब ये कितना हो गया, ये 4 वोल्ट हो गया। ठीक, तो यहाँ से R हमको क्या मिलेगा, R आपको मिलेगा V/I। V कितना हो गया, 4/2, दैट मीन्स 2 ओम। तो सबसे पहले बात देखो कि ये स्ट्रेट लाइन मिल गया। जब स्ट्रेट लाइन मिल गया इसका मतलब ये ओम्स लॉ को फॉलो कर गया। मतलब इसका ग्राफ क्या मिल गया, स्ट्रेट लाइन मिल गया ना, स्ट्रेट लाइन मिल गया तो उसका ग्राफ, स्ट्रेट लाइन मिलने का मतलब है ये इसने ओम्स लॉ को फॉलो कर लिया। इस तरीके से हमने क्या किया, इसको इलेक्ट्रिकली वेरीफाई कर लिया। तो ये सर्किट डायग्राम बेटा ध्यान से रखना, ध्यान देना, इसमें कुछ है नहीं। बैटरी के पॉजिटिव से आप क्या करो, रेजिस्टेंस वायर जोड़ो, उसके साथ अमीटर को कनेक्ट करते हुए, रियोस्टेट से कनेक्ट करते हुए निगेटिव टर्मिनल से जोड़ दो, बीच में एक की लगा दिया। अब जो रेजिस्टेंस वायर आपने जोड़ा है उसी के पैरेलल में हमने वोल्टमीटर कनेक्ट कर दिया। तो ये हमारा सर्किट ऑन बन गया। अब हम की लगाएंगे और अलग अलग करंट के लिए अलग अलग वोल्ट का कैलकुलेट कर लेंगे। वो कैसे होगा, हम वायरिंग रेजिस्टेंस से, जो हमारा रियोस्टेट है इस पर रेजिस्टेंस वायरी कराएंगे तो अलग अलग करंट के लिए हमें अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, और उसके बीच में हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। अगर ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन मिल गया तो हम बोलेंगे कि हमारा ये ओम्स लॉ को फॉलो कर गया। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए बच्चों, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मिटा दूं, अब देखो एक चीज़ देख लेते हैं कि जैसे हमने रेजिस्टेंस पढ़ा, अब एक रेजिस्टर्स होते हैं, ये क्या होते हैं। अब ये रेजिस्टर्स क्या होते हैं भाई, रेजिस्टेंस हम जान गए कि रेजिस्टर्स क्या होते हैं। देखो रेजिस्टर्स क्या होते हैं, दो सब्सटेंसेस विच हैव कंपैरेटिवली हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। जिसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हाई होता है उसी को हम लोग रेजिस्टर्स बोलते हैं। जिसका रेजिस्टेंस हाई होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टर्स बोलते हैं। तो इसको लिख लीजिए, दो सब्सटेंसेस which have high electrical resistances, high electrical resistances is known as resistors। जिनका रेजिस्टेंस काफ़ी हाई होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग रेजिस्टर्स बोलते हैं। जैसे आपके द एलॉयज, जितने भी एलॉयज होते हैं, एलॉयज जो होते हैं जैसे नाइक्रोम, मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन, जैसे नाइक्रोम,
मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन, all have quite high resistances, all have quite high resistances. इनका जो रेजिस्टेंस होता है बहुत ज़्यादा होता है, quite high resistances. So they are used to make electrical devices which have high resistance is required. इसलिए इनका यूज वहाँ किया जाता है जहाँ पे हाई रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है, वैसे इलेक्ट्रिकल डिवाइस बनाए जाते हैं. जैसे कहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, जैसे जो आपके रूम हीटर्स हो गए, जो खाना बनाने वाला हीटर हो गया, जो आपके हैलोजन्स हो गए, हैलोजन रॉड देखे हो, उसमें हाई रेजिस्टेंस वाले वायर्स की ज़रूरत पड़ती है. तो उनमें इनका यूज किया जाता है ताकि ये जल्दी पिघले नहीं. बहुत टेम्परेचर ये झेल सकते हैं, जिसकी वजह से ये लाल हो जाते हैं. ये क्या देते हैं, हीट देते हैं. जैसे खाना बनाने वाला हीटर देखो आप, उसका तार ही तो जलता है, उसी में हीट निकलता है, उसी से खाना बनता है. सोचो ये उतना टेम्परेचर बियर कर सकते हैं और पिघलते नहीं हैं. तो इसलिए इनका यूज़ कहाँ किया जाता है, जहाँ बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है. The resistors reduces the current in the circuit. जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही करंट कम फ्लो करेगी. जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही करंट कम फ्लो करेगी. मतलब ये रेजिस्ट करता है, करंट को आगे बढ़ने से रोकता है. रेजिस्टेंस क्या करता है, रेजिस्टेंस जो होता है रेजिस्ट करता है, करंट को आगे बढ़ने से रोकने का काम करता है. इसका मतलब जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ही कम करंट फ्लो होगी. ओके, चलो इतना नोट कर लो. अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो रेजिस्टेंस को इफेक्ट करती हैं. फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर. तो हेडिंग डालिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर. फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर. ऑफ अ कंडक्टर. कंडक्टर के रेजिस्टेंस पे किस चीज़ का इफेक्ट पड़ता है, अब हम उन चीज़ों के बारे में स्टडी करना चाहते हैं. ओके, तो देखते हैं कि किन किन चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है. भाई देखो, सबसे पहली चीज़ है, सबसे पहली चीज़ जिसका इफेक्ट पड़ता है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर. लेंथ ऑफ द कंडक्टर. सबसे पहली चीज कि वायर के लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, कंडक्टर के वायर के लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है कि रेजिस्टेंस कितना होगा. तो रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस जो होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर. कंडक्टर के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. इसका मतलब है जितना लंबा वायर होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होगा जितना लंबा वायर, जितना बड़ा वायर उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस, जितना छोटा वायर उतना कम रेजिस्टेंस. तो ये पहला चीज़ हो गया. दूसरा चीज़ किस पे डिपेंड करता है, दूसरा डिपेंड करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब हो गया उसके थिकनेस से मतलब है कि वायर कितना मोटा कितना पतला है, इस पे डिपेंड करता है. तो कैसे डिपेंड करता है भाई वो भी देख लेते हैं.
तो जो हमारा रेजिस्टेंस होता है, जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब हो गया कि जितना मोटा वायर होगा उतना ही कम रेजिस्टेंस होगा। ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, जस्ट उल्टा रिलेशन। तो इसका मतलब एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, मतलब मोटे वायर का रेजिस्टेंस कम होगा, पतले वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। ठीक है, ये हमारा दूसरा चीज़ हो गया। तो अब देखो फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2, 1 और 2 से देखो, अब इन दोनों को हम कंबाइन कर दे रहे हैं तो क्या मिल जाएगा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A, यही होगा। अब यहाँ पे भी एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा क्योंकि प्रोपोर्शनल साइन है, इसको हम हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आता है, R इज इक्वल टू रो L/A। R इज इक्वल टू रो L/A। अब ये जो रो है इसका नाम है RHO, रो, RHO। ये क्या होता है, इज ए कांस्टेंट known as resistivity of the material, known as resistivity of the material। ये मटेरियल की रेजिस्टिविटी होती है, या इसी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसको और क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है बेटा, इसको याद रखना है। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं, बहुत न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। R इज इक्वल टू रो L/A। रो क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी है। अभी हम इसको भी आगे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, दो चीज़ों पे डिपेंडेंसी देख ली, अब तीसरी चीज़ों पे डिपेंडेंसी देखते हैं। तीसरी कौन सी चीज़ पे डिपेंड करती है कि नेचर ऑफ द मटेरियल। नोट कर लिया, इसको इरेज कर दूं, इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ओके ओके, अब देखो ये दो चीज पे डिपेंडेंसी थी, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। तीसरा किस पे डिपेंड था, तीसरा जो था नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ कंडक्टर, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, मटेरियल ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के नेचर, मटेरियल के नेचर पे, मतलब रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पे। ये नेचर मटेरियल, ये अभी रो पढ़ा आपने, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, तो इस पे भी डिपेंड करता है क्या, रेजिस्टेंस। तो यहाँ से देखो जो अभी फॉर्मूला आपने डिफाइन किया, तो वहाँ से रो की वैल्यू निकालो तो क्या आ जाएगी, RA/L आएगी। रो की वैल्यू क्या आएगी, RA/L। ये चौथा है, उसको तीसरा इक्वेशन बना लीजिएगा। जिसके पहले आपने लिखा था जो मेन फॉर्मूला था उसको तीसरा इक्वेशन बना लीजिएगा। तो ये हमारी 4 हो गई। तो यहाँ से क्या हुआ, इस मटेरियल के नेचर पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, अब हम यहां से क्या करते हैं, अब यहां से हम लोग रेजिस्टिविटी को डिफाइन करेंगे। डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी
देखो यहाँ से डिपेंड कर रहा है ना आर के ऊपर, ये डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी के ऊपर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अब हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं रेजिस्टिविटी क्या होती है। द रेजिस्टिविटी ऑफ material, the resistivity of material is numerically equal to resistance is numerically equal to resistance। ये किसके इक्वल होती है? रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगी, रो आर के इक्वल हो जाएगा। कब हो जाएगा? ऑफ अ रॉड which is 1 meter long and 1 meter square of cross section, which is 1 meter long and 1 meter square area of cross section। तो यहां से अगर ए को 1 कर दिया, एल को 1 कर दिया तो रो आर के इक्वल हो गया। तो यहीं से रेजिस्टिविटी डिफाइन हो गया कि रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ रॉड विच इज 1 मीटर लॉन्ग एंड 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जिसका 1 मीटर लंबा है और 1 मीटर एरिया स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो वो हमारी रेजिस्टिविटी हो जाती है, रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाती है। ठीक है, अब हम लोग यूनिट की बात कर लेते हैं। किसके यूनिट की? रेजिस्टिविटी की। यूनिट ऑफ रो के यूनिट की बात कर लेते हैं। तो अब यहाँ से देखो तो रो इज इक्वल टू क्या है? आर ए बाई एल। चलो आर की यूनिट क्या होती है भाई? ओम। ए की यूनिट क्या होती है? एरिया, मीटर स्क्वायर अपॉन लेंथ की यूनिट मीटर। तो मीटर से मीटर कट गया तो इसका यूनिट आ गया ओम मीटर। ओम मीटर, या इसी को ऐसे भी लिखते हैं ओम मीटर। ये क्या आ गई? इसकी यूनिट आ गई, ये इसकी यूनिट आ गई ओम मीटर। इसका एसआई यूनिट क्या होता है? ओम मीटर होता है। ठीक है, नोट कर लिया बच्चों? चलो इसको भी इरेज कर दिया जाए तब। चलिए देखो अब रेजिस्टिविटी का क्या इंपॉर्टेंस है। जो हमने रेजिस्टिविटी पढ़ी अभी उसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो अगर एक कोई गुड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी शुड हैव ए लो रेजिस्टिविटी। अगर अच्छा कंडक्टर उसको बनना है तो उसकी रेजिस्टिविटी कम होनी चाहिए। एंड ए पुअर कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी शुड हैव हाई रेजिस्टिविटी। अगर पुअर कंडक्टर बनना है तो उसकी रेजिस्टिविटी हाई होनी चाहिए, और अगर अच्छा कंडक्टर बनना है तो उसकी रेजिस्टिविटी लो होनी चाहिए। ठीक है, तो लिख लीजिए ए गुड कंडक्टर हैव
लो रेजिस्टिविटी and to become a bad conductor it have high resistivity. It have high resistivity. तो इसका मतलब ये है कि अगर अच्छा कंडक्टर बनाना है तो उसकी रेजिस्टिविटी को लो रखनी पड़ेगी, और अगर बैड कंडक्टर बनाना है हमको तो उसकी रेजिस्टिविटी को हाई रखना पड़ेगा। हाई रेजिस्टिविटी रखेंगे तो वो बैड कंडक्टर बनेगा। ठीक है, इसीलिए क्या होता है कि जो हमारे एलॉयज होते हैं, एलॉयज जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को एकदम नहीं आने देते। इसकी वजह से वो क्या होते हैं, वो हीट होके वो जलते हैं और उससे हीट निकलती है। ठीक है, अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखो, द रेजिस्टिविटी ऑफ मोस्ट ऑफ द मेटल इंक्रीजेज विथ टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने पे मेटल की रेजिस्टिविटी क्या होती है, बढ़ती है। इन मेटल on increasing temperature, resistivity would be increase. मेटल के केस में अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उसकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगी, बट इन सेमी कंडक्टर, एक सेमी कंडक्टर होता है कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में, इन सेमी कंडक्टर्स ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, द रेजिस्टिविटी would be decrease. सेमी कंडक्टर में उल्टा होता है, लेकिन कंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाने पे उसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, बढ़ती है। लेकिन जितने भी हमारे सेमी कंडक्टर्स होते हैं उनमें क्या होता है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उनकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, घटेगी। ओके, और डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है रेजिस्टेंस पे। तो जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाते हो, तो रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, बढ़ता है। जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है, और रेजिस्टिविटी की वैल्यू बढ़ती है कंडक्टर के केस में। ऐसे ही कंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बढ़ती है। ओके, तो चलो उसको टेम्परेचर को हम लोग अगली बार में पढ़ेंगे, डिपेंडेंसी ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस को हम लोग अगली बार पढ़ेंगे। आज क्लास के लिए इतना बहुत है, इतना आप इस बार रिवाइज कर लो ना। जो भी चीज़ पढ़ाई गई काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं पढ़ाया हूँ आज की क्लास में, इसको आपको याद रखना है। इसको पहले नोट कर लीजिए बच्चों, ठीक है। तो अभी जो भी चीज़ें आज की क्लास में आपने पढ़ी है उस सबको आप रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब ये हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। अब इन सब जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई है, जो भी फॉर्मूलेज बताए हैं, इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स हम लोग लगाएंगे। तो
आपको इनको एक बार कंठस्थ कर लेना है, एक बार देख लेना है, फिर अगली क्लास में जब हम लोग न्यूमेरिकल्स लगाएंगे तो आपको काफ़ी हेल्प होने वाली है। ठीक है, तो चलो बच्चों आज की क्लास के लिए बस इतना ही, फिर अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे तो इसके आगे की चीज़ें कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।